भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। खबर रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल बोले लॉकडाउन फेल, राज्यों को उनके हाल पर छोड़ रहा केंद्र। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट पर राहुल गांधी का वार। राजीव बजाज से बातचीत में लॉकडाउन को बताया फेल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस संकट के बीच उद्योगपति राजीव बजाज से कई मसलों पर बात की। लॉकडाउन होने के कारण देश में रोजगार का संकट पैदा हुआ है। इस मसले पर दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन को फेल करार दिया और कहा कि जब तक ऊपर से नीचे ऑर्डर होते रहेंगे तब तक स्थिति मुश्किल की बनी रहेगी। राजीव बजाज के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि जब कोरोना संकट आया तो हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गंभीर चर्चा की थी। राहुल बोले कि हमारी चर्चा ये हुई थी कि राज्यों को ताकत देनी चाहिए और केंद्र सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए। केंद्र को रेल फ्लाइट पर काम करना चाहिए था, लेकिन सीएम और डीएम को जमीन पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर दोहराया कि मेरे हिसाब से लॉकडाउन फेल है और अब केस बढ़ रहे हैं। अब केंद्र सरकार पीछे हट रही है और कह रही है राज्य संभाल ले। भारत ने 2 महीने का पॉज बटन दबाया और अब वो कदम उठा रहा है जो पहले दिन लेना था। राहुल से बोले राजीव बजाज, लॉकडाउन से चौपट हुई इकोनॉमी, सच बोलने से डरते हैं लोग। प्रवासी मजदूरों के मसले पर राहुल गांधी बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा क्यों नहीं दे रही है। राजनीति को भूलिए, लेकिन इस वक्त लोगों को पैसा देने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लॉकडाउन के बीच उनकी कई बार सरकार में काम करने वाले लोगों से हुई है। राहुल बोले कि सरकार के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि इस वक्त चीन के मुकाबले भारत के सामने काफी मौका है। अगर हम मजदूरों को पैसा देंगे तो बिगड़ जाएंगे और काम पर नहीं आएंगे। हम बाद में इन्हें पैसा दे सकते हैं। इस तरह की बात मुझे कही गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका बोली योगी सरकार की लापरवाही से युवाओं के सपनों पर लगा ग्रहण। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी के युवाओं के सपने पर ग्रहण लग गया है। राज्य सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं। प्रियंका ने कहा कि पेपर लीक, कट ऑफ विवाद, फर्जी मूल्यांकन और गलत उत्तर कुंजी जैसी खामियों के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगा दी। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों को घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया। इससे पहले हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति 1 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिरासत में लिए गए जेएनयू डीयू के छात्र, सीएए का विरोध करने का आरोप। जी हां दोस्तों, जेएनयू के 7 और डीयू के 5 छात्र हुए डिटेन। वसंत कुंज और मॉरिस नगर पुलिस थाने में रखा। कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले कुछ छात्रों को डिटेन किया है। इन छात्रों को दिल्ली के वसंत कुंज और मॉरिस नगर पुलिस थाने में हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए इन छात्रों में कुछ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। सूत्रों के मुताबिक जेएनयू के 7 जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। असल में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में इस साल फरवरी के महीने में हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर अभी जांच जारी है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बता दें कि इससे पहले पिंजरा तोड़ संगठन से जुड़ी 2 लड़कियां नताशा और देवांगना को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर सीएए के खिलाफ महिलाओं की अचानक भीड़ जुट गई थी, जिसके बाद हिंसा हुई थी। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज है। वहीं दिल्ली हिंसा से इन दोनों लड़कियों के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ओडिशा में प्रदर्शन,
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में पत्रकार, महिला और छात्र कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की। CAA विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सब याद रखा जाएगा और स्क्रैप UAPA के नारे लगाए। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सीमा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, NCR के लिए कॉमन पास बनाए तीनों राज्य। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के कारण दिल्ली NCR की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को NCR क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने का निर्देश दिया है। NCR के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCR क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और NCR क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे NCR में आवाजाही हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। 1 हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो, इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए। सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान हालात में एक नीति, एक रास्ता और एक पोर्टल बनाया जाए। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो इसके लिए केंद्र सरकार से निर्देश लेंगे ताकि एक समान नीति हो और लोगों को परेशानी ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाहीन बाग में फिर धरना देने की तैयारी में CAA विरोधी प्रदर्शनकारी, मौके पर फोर्स तैनात। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में ढील मिलते ही शाहीन बाग में फिर से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू हो गई है। बुधवार को पुराने धरना स्थल पर चहल पहल की सूचना मिलने ही पुलिस हरकत में आ गई और भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद CAA के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन से जुड़े लोग सक्रिय हो गए हैं। ये लोग पिछले 4-5 दिनों से शाहीन बाग और उसके पास के क्षेत्र में धरने से जुड़े लोगों के घरों में बैठक कर रहे थे। पहले धरने के दौरान पहुंचे लोगों का जो डाटा जुटाया गया था, शाहीन बाग में दोबारा धरना करने से संबंधित कुछ संदेश हाथ लगने और खुफिया रिपोर्ट के बाद पुलिस शाहीन बाग पहुंच गई। जब पुलिस मौके पर पहुंचती तो कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हटा दिया। संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था। सड़क पर ही टेंट लगा दिया गया था। इससे आम लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत होती थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा बना। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। इसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 वार्ताकारों को नियुक्त किया था। कोर्ट ने वार्ताकारों से कहा था कि वे प्रदर्शन स्थल पर जाकर प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार करें, लेकिन वार्ताकार इसमें सफल नहीं हो सके थे। मार्च के अंत में जब देश में कोरोना संक्रमण फैलने लगा तो 24 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने यहां से टेंट हटा दिया। उस समय तक शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों की संख्या बेहद कम हो गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी की इस महीने 2 वर्चुअल चुनावी रैली, कांग्रेस ने कोरोना संकट में असंवेदनशीलता करार दिया। जी हां दोस्तों, देश भर में जारी कोरोना वायरस के कहर और उसके चलते लगाए लॉकडाउन से अस्त व्यस्त हुई आम जिंदगी के बीच बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए अभी से कमर कस लिया है। बीजेपी ने बिहार चुनाव अभियान का एक तरह से आगाज करते हुए इस महीने केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर जश्न मनाने और सोशल मीडिया के जरिए वर्चुअल रैली का आयोजन करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने बिहार समेत देश के समक्ष खड़ी चुनौती के बीच चुनावी रैली को बीजेपी नेताओं की असंवेदनशीलता का प्रमाण बताया है। बिहार कांग्रेस के नेता और युवा कांग्रेस की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष लल्लन कुमार ने कहा कि देश में आज करीब 2 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 5,815 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि बिहार में अब तक लगभग 4,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 24 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार का जश्न मनाना और वर्चुअल रैली का आयोजन असंवेदनशीलता का प्रमाण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कर्नाटक बीजेपी में असंतोष जारी। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, कई बीजेपी विधायक मुझसे मिले। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में नेता विपक्ष सिद्धरमैया ने बुधवार को दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा में असंतोष जारी है, क्योंकि भगवा पार्टी के कई विधायकों ने उनसे मुलाकात कर अपना असंतोष साझा किया है। नेता विपक्ष की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भाजपा विधायकों के एक तबके की बैठकों के चलते पार्टी में असंतोष के कयास लगाए जाने लगे हैं। सिद्धरमैया के कार्यालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नेता विपक्ष ने कोप्पल में संवाददाताओं के साथ बातचीत में भाजपा में असंतोष होने की बात कही। विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया, यह सच है कि भाजपा में असंतोष है और यह जारी रहेगा। हम इससे जुड़ी किसी चीज में खुद को शामिल नहीं करेंगे और यदि सरकार अपने आप गिरती है तो तब देखते हैं। उन्होंने यह भी कहा, भाजपा के कई असंतुष्ट विधायकों ने मुझसे मुलाकात की है और अपना असंतोष साझा किया है। कहा जा रहा है कि मंत्री पद पाने की कुछ वरिष्ठ विधायकों की आकांक्षा आसन राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनावों के चलते भाजपा के भीतर राजनीतिक उठापटक हो रही है। 1 दर्जन से अधिक विधायकों, खासकर उत्तर कर्नाटक से संबंध रखने वाले विधायकों ने गत गुरुवार को भोजन पर वरिष्ठ विधायक उमेश कट्टी के शहर स्थित आवास पर मुलाकात की। बैठक में कई विधायकों के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की कार्यशैली और उनके पुत्र BY विजेंद्र के प्रशासन में कथित हस्तक्षेप पर नाराजगी जताने की खबरों के बीच सिद्धरमैया ने कहा कि लोग विजेंद्र को असंवैधानिक मुख्यमंत्री कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, लोग कहते हैं कि विजेंद्र असंवैधानिक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, यह हम नहीं कह रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस ने बीजेपी नेता संबित पात्रा को तीसरी बार भेजा नोटिस। 8 जून को थाने में बुलाया। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को पुलिस ने तीसरी बार नोटिस जारी किया है। संबित को पहले 20 मई फिर 2 जून को रायपुर बुलाया गया, लेकिन वह एक भी बार पेश नहीं हुए हैं और अब 8 जून को तीसरी बार बुलवाया भेजा गया है। इस बार वे आएंगे या नहीं, यह राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है। दरअसल सिविल लाइन थाना रायपुर में धारा 153A, 298, 505(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में संबित पात्रा से पूछताछ किया जाना है, इसलिए रायपुर पुलिस ने तीसरी बार नोटिस जारी कर 8 जून सुबह 11 बजे उपस्थित होने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में 30 लाख प्रवासी वापस आ चुके हैं बिहार। नीतीश सरकार की बढ़ी अब ये चिंता। जी हां दोस्तों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत के अनुसार सोमवार तक 30 लाख से अधिक प्रवासी बिहार वापस आ चुके हैं। अभी भी उनके आने का यह सिलसिला जारी है। हालांकि अब रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन इस दौरान एक बड़ी चिंता बिहार सरकार को सता रही है, वो यह है कि भारी संख्या में प्रवासियों के आने से बिहार के शहरी इलाकों में दबाव बढ़ सकता है। रोजगार की चाहत में पलायन कर आने वाले लोगों का झुकाव तेजी से शहरों की ओर हो सकता है। दरअसल फिलहाल जो हालात हैं उसके हिसाब से देश के अन्य राज्यों में लोगों के जाने की संभावना कम दिखती है। इसके साथ ही एक बड़ी हकीकत यह भी है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की भारी कमी है। बिहार के नामचीन उद्योगपति सत्यजीत सिंह आशंका जता रहे हैं कि राज्य में आने वाले समय में नौकरी की तलाश में बड़ी संख्या में पलायन कर आने वाले श्रमिकों का झुकाव शहरी इलाकों में हो सकता है। बिहार सरकार लाख दावा करे कि बिहार में आने वाले श्रमिकों को रोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन जो रोजगार के हालात बन रहे हैं उससे यह नहीं लग रहा है कि सरकार उतना रोजगार उपलब्ध करा सकती है जितनी संख्या में लोग बिहार पहुंचे हैं। फिलहाल जो आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कई सेक्टरों में सरकारी और गैर सरकारी रोजगार सृजन किया गया है, जो लगभग 6,50,000 के आसपास हैं। लेकिन बिहार में आने वाले श्रमिकों की संख्या लाखों में है। ऐसे में सरकार पर दबाव बढ़ेगा और गाँव में नौकरी की व्यवस्था नहीं होने से झुकाव शहर की ओर हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन तनाव। कांग्रेस ने कहा, LAC गतिरोध पर सच बताए सरकार, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि लद्दाख में चीनी सैनिकों की कथित घुसपैठ को लेकर सरकार देश को सच्चाई बताए और जनता एवं राजनीतिक दलों को विश्वास में ले। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि इस मामले में सरकार जो भी नीति अपनाएगी कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, सरकार से कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप चीन को लेकर कोई भी नीति अपनाएंगे, चाहे वह आक्रामक नीति होगी या फिर बातचीत की नीति होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप तथ्य को छिपाते रहेंगे
तोड़ते मरोड़ते रहेंगे तो हम सवाल पूछते रहेंगे। सिंघवी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि भारत जिसे अपना क्षेत्र मानता है कि उसमें चीन के सैनिक अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं और भारत ने स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, इस बात को छिपाने और देश को बरगलाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय की ओर से अजीबोगरीब स्पष्टीकरण दिया गया कि मंत्री का बयान वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ी अलग अलग धारणाओं के बारे में था और उनकी बात को इस तरह से पेश किया गया मानो चीन की सेना हमारे क्षेत्र में है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि तथ्यों को छिपाना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ मजाक है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के सामने सच बताना चाहिए और राजनीतिक दलों खासकर मुख्य विपक्षी पार्टी को विश्वास में लेना चाहिए। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 1 महीने से चले आ रहे गतिरोध के संदर्भ में बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं और भारत ने भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। सिंह ने कहा कि भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच 6 जून को बैठक निर्धारित है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।